हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हमने पीटी 365 इकोनॉमिक्स की मैगजीन स्टार्ट करी थी, तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। अब देखो, ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स क्या है। देखो, सिंपली बात है, जैसे हमारे इंडिया में जो हमारे बैंक्स का बैंक कौन है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरह ऐसी डिफरेंट कंट्रीज़ के जैसे जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, उनका बैंक कौन है, वो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है। ठीक है, ये आप समझ के बाकी इसको पढ़ लेते हैं। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि सेंट्रल बैंक्स के द्वारा ही ओन किया जाता है। इसका काम क्या है, जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियली या जो मॉनेटरी मैटर्स हैं उनमें क्या करता है, कोऑपरेशन बनाए रखता है एंड सर्व्स एज अ बैंक फॉर द सेंट्रल बैंक। ठीक है, और सेंट्रल बैंक्स के एज अ बैंक काम करता है। ठीक है, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के बेसल में है। जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है, ये होस्ट करता है एंड सपोर्ट करता है नंबर ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के उस मैटर में लगे हुए हैं। ठीक है, इसके खुद का एक क्या है, कमेटी है, दैट इज़ द बेसल कमेटी ऑन द बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसल कमेटी ऑन द बैंकिंग सुपरविजन, ये इंटरनेशनल कमेटी है जो कि 1974 में फॉर्म हुई थी। इसका काम यही है, जो भी बैंकिंग रेगुलेशन करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं, ये उसे डेवलप करता है। जैसे हम मिनिमम पैरामीटर्स रखते हैं हर बैंक को कि हाँ यार को एसएलआर मेंटेन करना है या सीएआर मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये जितने भी जो बैंकिंग रेगुलेशन के जो पैरामीटर्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं, वो कौन डेवलप करता है, यही करता है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। इसके अंदर कितने बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक 27 कंट्री के सेंट्रल बैंक्स हैं इसमें, और साथ में यूरोपियन यूनियन है। ये क्या करता है, ये डेवलप्ड अ सीरीज ऑफ पॉलिसी रिकमेंडेशन, जिसे हम बेसल अकॉर्ड देते हैं, जो ये सुजेस्ट करती है कि अगर आपके फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो कितना मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा कि आप अपने बैंक को क्या रखो, सोलवेंट रखो, मतलब कि आपका जो बैंक है वो दिवाला ना निकल सके, आपका बैंक स्टेबल रहे। तो इतनी मिनिमम कैपिटल आपको रखनी है अपने बैंक में, ताकि आप किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस को झेल सको। जैसे आजकल कोरोना आया हुआ है, तो हमारे इसका मतलब ये है कि हमारे बैंक्स क्या हैं, अभी स्टेबल हैं। रिजर्व बैंक ने भी आपको पता है गाइडलाइंस इशू करी है बेसल थर्ड नॉर्म्स पे, जिसमें अभी आपको पता है इंडिया में जो बैंक्स ऑपरेट हो रहे हैं वो बेसल थर्ड नॉर्म्स पे ऑपरेट हो रहे हैं। जो बेसल थर्ड कैपिटल रेगुलेशन है वो इम्प्लीमेंट हो रही है कब से, 1 अप्रैल 2013 से इंडिया में, जबकि जो फुली जो अच्छे तरह से जो इम्प्लीमेंट हुई है वो 31 मार्च 2019 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, जैसे अदर इंपॉर्टेंट जो बेसल स्टैंडर्ड है वो मिनिमम कॉमन इक्विटी कैपिटल रेशियो हो गया, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर फ्रेमवर्क हो गया, मिनिमम टायर 1 कैपिटल, मिनिमम टोटल कैपिटल। ये होता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स रिक्वायरमेंट। देखो, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कौन से होते हैं, वो बैंक्स होते हैं जो काफ़ी लार्ज साइज़ में हो। मैक्सिमम क्या होता है, जैसे हमारा एसबीआई देख लो, जो हमारे बैंक्स उस तरह के होते हैं जो हमारी 2% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा एसेट्स होल्ड करते हैं ना, उन्हें हम डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या करता है, ये क्या करता है, मॉनिटर करता है। ठीक है, टायर्स ऑफ, देखो 3 डिफरेंट टायर्स होते हैं हमारे बैंक कैपिटल के। तो देखो, टायर 1 कैपिटल में होती है कोर कैपिटल होती है, इसमें जैसे एसएलआर हो गया, जो कि हम मेनली फिजिकल कैश हो, मतलब कि गोल्ड में भी रख सकते हैं या फिर इवन शेयर्स में भी रख सकते हैं। अभी आपको पता है कि 6% ऑफ सीएआर मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमें क्या करना है, टायर 1 कैपिटल में एब्जॉर्ब करनी है। देखो, टायर 1 कैपिटल में होता क्या है, हम मेनली क्या, अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रेस आ गया, फाइनेंशियली स्ट्रेन आ गया, तो अगर कुछ लॉस होता है तो बैंक में इतनी कैपिटल होनी चाहिए कि वो उस लॉस को झेल सके, मतलब एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, दिस कैपिटल कैन एब्जॉर्ब लॉसेस विदाउट बैंक सीजिंग इट्स ट्रेडिंग ऑपरेशन। बिना बैंक का जो ऑपरेशन हो रहा है उस पर कोई भी इस पर क्या असर नहीं पड़ेगा, और इस कैपिटल क्या होएगा, इतनी कैपिटल होगी कि वो ये जो लॉस है वो झेल सकती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, टायर 1 कैपिटल को हम कोर कैपिटल भी बोलते हैं। इसके अंदर एसएलआर, सीएआर वगैरह ये सब होते हैं। इसका मतलब ही यही होता है, ताकि कोई भी लॉस आए, फाइनेंशियल स्ट्रेस आए, तो वो उसे झेल सके और बैंक क्या होए, मतलब कि अपना एक ऑपरेटेड रहे। ठीक है, वो सीज ना हो पाए। ठीक है, टायर 2 कैपिटल को सप्लीमेंट्री कैपिटल भी बोलते हैं। इसके अंदर वो होती है, इट इंक्लूड्स आफ्टर टैक्स इनकम होती है, आफ्टर टैक्स के बाद जो इनकम होती है वो रिटेल अर्निंग्स ऑफ बैंक होती है, या फिर कैपिटल इन फॉर्म ऑफ जो बॉन्ड्स की फॉर्म में जो कैपिटल है, इंस्ट्रूमेंट्स, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स या अनसिक्योर्ड लोन्स के रूप में जो इसके पास कैपिटल होती है। टायर 3 कैपिटल होते हैं भाई, इसमें जो होते हैं जो पैसा इसका खो चुका है या फिर खोने वाला है, जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए हैं, सबऑर्डिनेटेड लोन्स हो गए हैं, मतलब कि जो अभी मिल ही नहीं रहे हैं, अनडिस्क्लोज रिजर्व फ्रॉम द बैलेंस शीट, तो ये केस में आते हैं, टायर 3 कैपिटल में आते हैं। ठीक है, सो गाइस आपको पता होना चाहिए टायर 1 कोर कैपिटल क्या होता है, टायर 2 सप्लीमेंट्री कैपिटल क्या होता है, टायर 3 कैपिटल क्या होता है। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, देखो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट क्या होता है,
जो एग्रीमेंट आया था वो सुनील मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसमें क्या किया था, हमने ये एक एग्रीमेंट लगाया था। इसमें क्या किस तरह जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है, मतलब कि जो लोन्स हमारे क्या हैं अभी इस पोजीशन में है कि जो हमें रिकवर नहीं कर पा रहे, लाइक मतलब कि जैसे मैंने 50 लाख का लोन बैंक से ले लिया लेकिन मैं अभी उसे दे नहीं पा रही बैंक को, तो बैंक क्या करेगा, वो बैंक मेरे से रिकवर करेगा ना। ठीक है, तो यही है कि ये जो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट आया है वो सुनील मेहता की कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था, ताकि जो स्ट्रेस्ड लोन्स हैं वो उनके रिजोल्यूशन के बारे में देख सकें। अभी क्या है देखो, इसमें क्या है कि जिन लोन का साइज़ किसका 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का होता है, मेनली उसके लिए आता है इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। ये ठीक है, तो उस पर क्या करते हैं हम, उन लेंडर्स पे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। देखो पढ़ते हैं, इट इज़ एम्ड एट द रिजोल्यूशन ऑफ लोन अकाउंट्स विद द साइज ऑफ 50 करोड़ एंड अबव दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अ ग्रुप ऑफ लीडर। ये किसका पार्ट है, सशक्त प्लान का पार्ट है, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, ताकि हम जो प्रॉब्लम है हमारी बैड लोन्स रिकवर करने की, उसे हम क्या कर सकें, एड्रेस कर सकें। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा हो। एग्रीमेंट वही है, जिन लोन्स का साइज़ 50 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है तो उसमें क्या करते हैं हम उनको कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, ताकि जो बैड लोन्स को रिजोल्व करने की जो हमारी प्रॉब्लम है हमने क्या कर सके, एड्रेस कर सके। ठीक है, अब बैंक बोर्ड ब्यूरो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो देखो ये फरवरी 2016 में सेटअप किया गया था। ऑटोनॉमस बॉडी, मतलब कि अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। ये आरबीआई ने एक कमेटी अपॉइंट की थी, पीजे नायक कमेटी, उसके रिकमेंडेशन पे हमने बैंक्स बोर्ड ब्यूरो क्या सेटअप किया था। ये इसलिए किया था ताकि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं हम उनकी गवर्नेंस क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। इसने रिप्लेस कर दिया था इसको अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट। देखो इसका काम क्या होता है, मेनली जैसे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो अपॉइंटमेंट्स होती है ना, ये उन्हें एडवाइस करते हैं। देखो गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भी पब्लिक सेक्टर बैंक के जो हेड्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। ठीक है, तो वो बैंक बोर्ड्स ब्यूरो ही होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इसका एजेंडा क्या होता है कि आप गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सको एट स्टेट ओन लेंडर्स। ये मैंडेट करता है। ऑल्सो ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट को ऑन टॉप लेवल बैंक अपॉइंटमेंट, जो भी टॉप लेवल में जो बैंक की अपॉइंटमेंट होती है उसको उसमें गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। एंड बैंक्स को असिस्ट करता है विद कैपिटल रेजिंग प्लान की कहाँ पे आपको अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए, एज वेल एज स्ट्रेटेजीज टू डील विद बैड लोन। आप किस तरह अपने बैड लोन से रिकवर कर सकते हो, उनकी स्ट्रेटेजीज भी उनको बताता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया बैंक बोर्ड ब्यूरो का क्या फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं, मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। अभी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसने अनाउंस किया कि जो एसबीआई के अंदर जो सेविंग बैंक के अंदर डिपॉजिट्स हैं वो उन्हें किसके साथ लिंक करेगा, आरबीआई के रेपो रेट के साथ। ठीक है, ताकि क्या होएगा, जो मनी ट्रांसमिशन हो ना वो फास्टर कर सके और इजी कर सके। ठीक है, पढ़ लेते हैं। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड अनाउंस द लिंकिंग ऑफ स्टेट सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट एंड शॉर्ट टर्म लोन्स टू द आरबीआई रेपो रेट विच में इंश्योर फोस्टर मॉनिटरी ट्रांसमिशन। देखो रेपो रेट किसे बोलते हैं, ठीक है, ये आरबीआई है, ये नॉर्मल बैंक है, कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब क्या होता है, अगर बैंक को पैसे चाहिए थोड़े समय के लिए कि हाँ मुझे उधारी पे तुम पैसे दे दो, आरबीआई क्या करता है, इसको पैसे दे देता है। ठीक है, अब कुछ तो इंटरेस्ट लगाते हैं ना, उसी इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं हम, रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। जैसे आप हो, आप कस्टमर हूँ, मैं कस्टमर हूँ, मैं बैंक से जब पैसा लेती हूँ, ठीक है, तो वो मुझे बेस किस रेट पे देता है, इंटरेस्ट रेट पे, उसे मैं बोलती हूँ बेस रेट। ठीक है, उसी तरह जब रिजर्व बैंक बैंक्स को उधारी पे पैसा देता है वो किस रेट पे देता है, रेपो रेट को। और रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। आगे पॉलिसी रेट आएगा तो पॉलिसी रेट को ही रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, तो यही है, इसमें यही बोला है कि जो एसबीआई के अंदर जो सेविंग बैंक के डिपॉजिट्स हैं उनको क्या करेंगे, लिंक करेंगे किनके साथ, जो आरबीआई रेपो रेट पे पैसा देता है ना उनके लोन्स के साथ कनेक्ट करेंगे। न्यूज़ में और देख लेते हैं, तो मनीटरी ट्रांसफ़र किसे बोलते हैं कि मनी का ट्रांसफ़र करना, ये तो आपको पता ही चल रहा है, फिर भी पढ़ लो। Monetary transmission refers to the process by which a central bank's monetary policy signals are passed on through financial system to influence the businesses and household। वही जो सेंट्रल बैंक है को मनी का ट्रांसफ़र करता है किस पे, रेपो रेट पे। ठीक है, ताकि आप फाइनेंशियल सिस्टम को बनाए रखते हो। ठीक है, इंडिया में क्या है, जो पॉलिसी रेट क्या होता है, अभी देखो इसमें न्यूज़ में ये क्यों है, देखो आपको बताती हूँ। इंडिया में क्या है, जो पॉलिसी रेट कौन करता है चेंज, जो रेपो रेट है वो आरबीआई चेंज करती है, कभी वो बढ़ा भी सकती है, कभी वो डिक्रीज़ भी कर सकती है। वो डिपेंड करता है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन मार्केट में क्या सिचुएशन है उस हिसाब से। ठीक है, इन्फ्लेशन होती है तो आरबीआई क्या करती है, जो रेपो रेट है वो बढ़ा देती है। डिफ्लेशन हो तो आरबीआई रेट क्या करती है, रेपो रेट क्या होती है, घटा देती है। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, जो आरबीआई है पॉलिसी रेट चेंज करती रहती है और रेपो रेट चेंज करती रहती है, और वो ये नहीं देखती, एक सेकेंड, इन इंडिया पॉलिसी रेट चेंजेस बाय आरबीआई आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बेस रेट ऑफ द बैंक रेगुलरली। अब जो भी आरबीआई पॉलिसी रेट चेंज करती है लेकिन वो बैंक के जो आगे बेस रेट है ना उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। देखो
ये आरबीआई है, ये बैंक है, ये कस्टमर है। आरबीआई इसको देता है रेपो रेट पे बेस, और बैंक कस्टमर को देता है किस पे, बेस रेट पे, ठीक है। तो अब क्या है इसमें दिक्कत ये है कि अगर तो ना रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाता है, मतलब कि उधारी देने वक्त रेपो रेट बढ़ा देता है, तो बैंक भी क्या करता है, कस्टमर को जो बेस रेट है वो भी बढ़ा देता है, ठीक है। लेकिन ये देखने को मिला है अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट घटाता है ना, तो बैंक क्या करता है, वो घटाता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से क्या बोल रहा है कि देयर इज़ अ लैग इन द मॉनेटरी ट्रांसमिशन। ये देखने को मिला है कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन में लैग है, कि आगे जो कस्टमर पे उसका क्या है, उसको पास नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यही चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ते हैं। इन इंडिया पॉलिसी रेट चेंजेस बाय आरबीआई आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बेस रेट ऑफ द बैंक रेगुलरली, वाइल रेट हाइक्स, जब रेट हाइक होते हैं, आर पास ऑन द इमीडिएटली पास कर देते हो, बट सेम इज़ नॉट विटनेस्ड इन द रेट कट्स बाय द आरबीआई। लेकिन यही सेम नहीं देखा गया अगर आरबीआई रेट कट कर दे, तो इस वजह से देखा गया देयर इज़ अ लैग इन द मॉनेटरी ट्रांसमिशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, रीजंस क्या है, मतलब कि लैग क्यों देखने को मिल रहा है, या जो हमारा जो कमर्शियल बैंक है वो क्यों नहीं मतलब कि रेट के जो बेस रेट है वो कट क्यों नहीं करता, ठीक है। पहली बात, ओवर डिपेंडेंस ऑन बैंक। जो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम है वो मेनली बैंक के डोमिनेट करते हैं, मतलब कि जो हम नॉर्मल जो कस्टमर्स हैं वो बैंक्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। इवन कि हम जो एनबीएफसी या जो मार्केट में और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड, कमर्शियल, इन पे क्या है, हम लेस डिपेंडेंट है। इसलिए जो मोस्ट जो पब्लिक सेविंग्स हैं वो किस में है, बैंक के डिपॉजिट्स में है, और इस वजह से जो बैंक को ऑलरेडी क्या है वो रेपो रेट पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहता। दूसरी बात है कि लॉकिंग ऑफ बैंक फंड ड्यू टू द डबल फाइनेंशियल डिप्रेशन एंड द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब क्या होता है, जो को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर में क्या होता है, आप 40% जो पैसा है ना वो प्रायोरिटी सेक्टर को उधार पे देते हो, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमईज हो गया, ठीक है, या एजुकेशन सेक्टर, इनको आप पैसा उधार पे देते हो। कभी कभी क्या होता है ये पैसा आपको वापस नहीं मिल पाता, तो इसमें क्या होता है, इसमें तो बैंक का तो लॉस हो जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं से तो अपना निकालेगा, इस वजह से वो क्या करता है, वो आगे जो इंटरेस्ट रेट होता है ना उसको वो नहीं घटाता। तीसरी बात है, अब एनपीए इतना इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, बैड लोन्स बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से क्या बैंक की बैलेंस शीट की भी क्या हुई है, वाट लगी हुई है, तो इस वजह से भी वो नहीं घटाता। दूसरा है कि सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस ऑफ एमसीआरआर सिस्टम। एमसीआरआर सिस्टम क्या है वो हम अभी बात करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे और रिलेटेड न्यूज़ क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। देखो आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग, देखो ये कमेटी का क्या काम है जरा हम बात करते हैं। देखो आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई में, कि एक गवर्नर होता है और 4 क्या होता है, डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें से 2 क्या है एक रैंक में होते हैं, और जो एक होता है कमर्शियल बैंकर होता है और दूसरा क्या होता है, इकोनॉमिस्ट होता है, ठीक है, टू हेड द, ताकि हम क्या कर सकते हैं, मॉनेटरी जो पॉलिसी डिपार्टमेंट है उनको क्या करते हैं, हेड करते हैं, ठीक है। अब ये कमेटी क्या रिकमेंड करती है, अगर कोई भी जो आरबीआई के जैसे एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर में कोई भी अगर वैकेंसी हो जाए, तो वो रिकमेंड करती है कि हाँ अब इस पोस्ट को कैसे भरा जाए। ये जो कमेटी होती है इसको हेड किया जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, साथ में एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, जो क्या करते हैं एक परमानेंट गवर्नमेंट नॉमिनी होते हैं, और साथ में क्या होता है एक 3 अदर एक्सपर्ट्स भी होते हैं, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा हेड किया जाता है, एडिशनल इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, और 3 अदर एक्सपर्ट भी होते हैं। यही सेम प्रोसेस हम तब फॉलो करते हैं जब हमने एससीबीआई का चेयरमैन आपने चूज़ करना हो, और जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अगर आपने चेयरमैन चूज़ करना हो, सिलेक्ट करना हो, तो भी हम सेम प्रोसेस ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लो कौन सी कमेटी है, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। आगे आते हैं इंटरेस्ट रेट स्प्रेड। देखो इंटरेस्ट रेट स्प्रेड क्या है, सिंपल है कि बैंक्स क्या हैं, बोरो किसी कम इंटरेस्ट में करते हैं, और जो मनी उधार में दे रहे हैं वो किसी और इंटरेस्ट में दे रहे हैं, और उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट स्प्रेड। जैसे ये बैंक है, ठीक है, ये यहाँ से पैसा उधार ले रहा है किसी से, सपोज करो इसने उधार लिया है 5% में, और ये आगे कस्टमर को उधार दे रहा है, वो दे रहा है ये 7% पे, तो हो गया ना, इसने क्या कर दिया, तो इसी डिफरेंस को क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट रेट स्प्रेड, ठीक है। तो अभी हम इसको पढ़ भी लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्प्रेड रेफर्स टू द डिफरेंस इन द बोरिंग रेट्स एंड द लैंडिंग रेट्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डिफरेंस है किसमें, बोरिंग रेट में और लैंडिंग रेट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड। इन अदर वर्ड्स इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ द इंटरेस्ट यील्ड ऑन अर्निंग एसेट्स सच एज द लोन माइनस इंटरेस्ट रेट पेड ऑन द बोरोड फंड, ठीक है। इस आगे बढ़ते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। ये मिनिमम लैंडिंग रेट होता है। देखो आरबीआई से आप एक मिनिमम लैंडिंग रेट में तो आप क्या करते हो, पैसे लेते ही हो। सपोज करो ये बैंक है, ये आरबीआई है, अब बैंक ने आरबीआई से पैसा उधार लेना है, अब आरबीआई ने बोला ठीक है 5%, ठीक है, बैंक ने बोला नहीं यार तू मुझे 4% में दे दे, ठीक है, उसने बोला चल ठीक है दे देता हूँ 4%, लेकिन अगर बैंक ने बोला कि यार एक काम करना तू 3.5% में दे दे मेरे को, ठीक है, उसने और बार्गेनिंग करने लगा,
तो क्या आरबीआई बोलता है नहीं भाई इससे कम में तो मैं दे ही नहीं सकता, मतलब कि 4% उसकी मिनिमम है, मतलब कि उसने जितना कम कर सकता उतने तो कम कर दिया ना, उससे नीचे वो नहीं कर सकता। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लैंडिंग रेट यही होता है, ये मिनिमम लैंडिंग रेट होता है बिलो विच अ बैंक इज़ नॉट परमिटेड टू लैंड एक्सेप्ट कुछ केसेस होते हैं जिसमें आरबीआई ने क्या कर रखा है, अलाउ किया जाता है। ये इंटरनल बेंचमार्क या इंटरनल रेफरेंस रेट है बैंक का। इट रिप्लेस द अर्लियर बेस सिस्टम। इसकी हम 4 कंपोनेंट में कैलकुलेशन करते हैं, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेनर प्रीमियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, देखो ये न्यूज़ में था पिछले साल, ये आपको पता भी होगा, लेकिन अभी आपने टॉपिक पढ़ा तो आपको नहीं पता होगा, अभी न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है। देखो रिसेंटली क्या किया था, जो आरबीआई ने डिसाइड किया था कि जो सरप्लस अमाउंट था 1.76 लाख करोड़ का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सचेकर में क्या कर दिया था, ट्रांसफ़र कर दिया था। ठीक है, आरबीआई ने जो ट्रांसफ़र किया था इतना 1.76 लाख करोड़, एक्सेस ऑफ ये किस था, उनकी इनकम ज़्यादा थी, एक्सपेंडिचर कम था, तो इसके पास इतना पैसा ज़्यादा पैसे इकट्ठा हो गया था। ये किसके अंडर किया, अंडर सेक्शन 17 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। मतलब कि जो आरबीआई एक्ट 1934 का एक सेक्शन है वही बोलता है कि अगर आपके पास सरप्लस है तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सचेकर में क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो एलोकेशन और सरप्लस प्रॉफिट इसके सेक्शन 47 में यही है। इससे पहले जो आरबीआई क्या करता था, वो मेनली क्या करता था, जो सरप्लस अमाउंट होता है या तो उसे एसेट डेवलपमेंट में यूज़ कर लेता था या कॉन्टीजेंसी फंड में। लेकिन 2013 में मलेगाम कमेटी ने रिकमेंड किया था और ये बोला था कि हाँ आपको जो सरप्लस आता है उसका ट्रांसफ़र इंक्रीज़ करना चाहिए। फिर लास्ट ईयर आरबीआई ने कमेटी बनाई थी, किसके अंडर, बीमाल जनन के अंडर कमेटी बनाई थी, ताकि जो प्रोविज़न है किसके अंडर, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अंडर प्रोविज़न है वो रिव्यू कर सके। गाइस आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अंदर कमेटी किसके द्वारा हेड की गई थी, दैट इज़ बीमल जलन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस कमेटी ने डिफाइन किया कि इकोनॉमिक कैपिटल किस किस की कॉम्बिनेशन होती है, रियलाइज्ड इक्विटी एंड द रिवैल्यूएशन इज। देखो गाइस रियलाइज्ड इक्विटी क्या होता है, वो फंड होता है कि अगर कोई रिस्क या लॉस आ जाए तो आप उसको झेल सको। ठीक है, तो वो फंड उसी का होता है रियलाइज्ड इक्विटी। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, कभी अगर किसी फिक्स्ड एसेट्स है अगर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो वो जो पैसा आता है ना उसका सरप्लस, वो किस में जाता है, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है। ठीक है, तो कमेटी ने बोला कि जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियलाइज्ड इक्विटी है एंड द रिवैल्यूएशन रिजर्व। और सेंट्रल बोर्ड ने डिसाइड किया टू कीप दिस एंटायर कैपिटल एट द लेवल ऑफ 20 to 24.5%। कमेटी की इस रिकमेंडेशन पे आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ने डिसाइड किया कि हाँ हम अपना जो नेट ट्रांसफ़र गवर्नमेंट को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो गाइस ये हो गया, कुछ इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हम कि आरबीआई किस तरह रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करते हो। देखो आरबीआई क्या करता है, इन्फ्लेशन चेक करने के अलावा और भी बहुत काम करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी बोरोइंग्स होती हैं उन्हें मैनेज करता है, मैनेजमेंट ऑफ द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कमीशन कंपनीज को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। करेंसी और पेमेंट सिस्टम्स की भी क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। ये सब काम करते हुए इसको कुछ प्रॉफिट भी होता है और ये कुछ अर्न करता है। कमाई इसकी कहाँ से होती है, आप देख लो, फॉरेन करेंसी एसेट। फॉरेन करेंसी एसेट्स में क्या होते हैं, इसके जो बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो दूसरे सेंट्रल बैंक्स के इसके पास होते हैं, या फिर डिपॉजिट्स विद अदर सेंट्रल बैंक, या तो आरबीआई के खुद के डिपॉजिट जो किसी और कंट्री के सेंट्रल बैंक में हो। ठीक है, अब आरबीआई ने भी तो अपने डिपॉजिट किसी और सेंट्रल बैंक में रखेंगे तो वहाँ पे भी तो वो इंटरेस्ट गेन कर रहा है ना, तो वहीं से तो वो कमा रहा है। ठीक है, इट्स होल्डिंग्स ऑफ द लोकल रूपी डिनोमिनेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स और द सिक्योरिटीज and while lending to the banks for short tenor such as the overnight. It claims the management commission on handling the, ये कुछ कमीशन भी ये खाता है, जैसे आपकी बोरिंग जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बोरिंग्स है उन सबको हैंडल करता है, तो उसकी भी क्या करता है, कुछ कमीशन खाता है। ठीक है, जो इसका जो आरबीआई का जो मेन एक्सपेंडिचर है वो कहाँ जाता है, करेंसी नोट्स को प्रिंट करने में, या जो इसके स्टाफ की सैलरी है उनको करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द CRR लीअवे फॉर न्यू रिटेल एंड MSME। ठीक है गाइस, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।